नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम मार्च 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। और जिन लोगों को भी क्रोनोलॉजी की जो पीडीएफ है वो चाहिए, तो वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस। वहाँ पर आपको सभी जो पीडीएफ है क्रोनोलॉजी के वो मिल जाएंगी। आरएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मेरे द्वारा जो लिखे गए आर्टिकल्स हैं वो जो आपके मेंस में आपके काम आ सकते हैं, निबंध लेखन में आपके काम आ सकते हैं, वो भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करें। और मार्च की क्रोनोलॉजी को हम जब पूरे वीडियोस बना लेंगे उसके बाद इसको अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल न्यूज़ को। और आज हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि आईएएस प्रीलिम्स के अंदर आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो प्रीमाइसेस है वहाँ पर आयुष समग्र कल्याण केंद्र, जिसको हम बोलते हैं आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर, इसका उद्घाटन किया है। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने अपने परिसर जो सुप्रीम कोर्ट परिसर है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। आयुष से हम क्या समझते हैं? तो देखिए, आयुष मंत्रालय जो है उसकी स्थापना की गई थी। आयुष एक तरीके से जो हमारा रेगुलर एलोपैथी जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाइयों के द्वारा जो हमारा ट्रीटमेंट है, उससे अलग हटके जो हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं, उससे किसी भी रोग का निदान करने की जो पद्धतियां हैं उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए या उनको पुनर्जीवित करने के लिए या वो टेक्निक्स जो है वो ख़त्म ना हो जाए, उनको दोबारा से लाइफ स्टाइल में लाने के लिए इस मंत्रालय की स्थापना की गई थी। तो आयुष का फुल फॉर्म है यहाँ पर आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये जितने भी ऑल्टरनेटिव जो एलोपैथी के जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके द्वारा जो है शरीर के रोग निदान के लिए जो है इसको अपनाया गया है। और इसका एक वेलनेस सेंटर सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेस में भी बनाया गया है। तो इससे क्या होगा, हालांकि देखिए इस पर कोई क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, लेकिन आयुष के बारे में हमें पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। इससे सीधी सी बात है कि भाई जो जुडिशरी है उसके प्रेमाइसेस में बनाया, तो जुडिशियल जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए या वहाँ का जो स्टाफ है उनके लिए इसका जो है वहाँ ओपन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब संदर्भ नहीं देखेंगे हम इसका। हम इसमें जो मेन जो हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो चंडीगढ़ के अंदर जो है अभी मेयर का चुनाव हुआ था और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। और निर्णय ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142 का यूज़ किया है। ठीक है, ये 142 आर्टिकल आपने जब ये अयोध्या मंदिर वाला जब चल रहा था उसमें भी इसका यूज़ जो है वो देखने को मिला था। और अभी इसका दोबारा से यूज़ किया गया है। हालाँकि कई बार इसका यूज़ हुआ है, इससे रिलेटेड कई सारे केस लॉज़ भी हैं, वो आपको जब आप जुडिशियल सर्विस की तैयारी करते हैं तब आपको देखने को मिलती है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो मेयर का चुनाव हुआ था उसके अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहे हैं, जो जिनको क्या हाँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। तो उन्होंने उनके ऊपर जो है इल्लीगल कंडक्ट जो है उसका आरोप लगा है कि भाई उन्होंने क्या किया कि जो बीजेपी के जो व्यक्ति हैं उनको जिताने के लिए जो 8 बैलेट पेपर्स थे उनको इल्लीगल या इनवैलिड जो है वो डिक्लेयर कर दिया। मतलब जितवाने के लिए जो वैलिड मत थे उनको इनवैलिड मतों में करार दे दिया गया। तो ये जो पिटीशन है ये सुप्रीम कोर्ट में लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे इलेक्शन को जो है वो वॉइड करार यहाँ पर दिया है। अब आर्टिकल 142 का जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज़ किया गया है। आर्टिकल 142 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 142 एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है, मत ऐसा कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास करने के लिए जो कि कंप्लीट जस्टिस के लिए नेसेसरी है। ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख भी दिया है इसको। तो आर्टिकल 142 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी डिक्री और ऑर्डर नेसेसरी फॉर कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसी का उपयोग करते हुए जो है इस पूरे जो चुनाव है उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर किया है। तो यहाँ प्रत्याशी कौन था ये याद रहे ना रहे, आपको पूरा जो आर्टिकल 142 है इसके बारे में, क्योंकि ये चर्चा में है, तो आपसे पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 142 को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें जो है आप पॉलिटी का एक चैप्टर याद कीजिए जिसमें आप जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो जब आप जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता या न्यायिक जो जुडिशियल ओवररीच है या जिसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक अतिरेकता, इनके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको आर्टिकल 142 के ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अब आर्टिकल 142 एक तरीके से विशेषाधिकार है और विशेषाधिकार का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो विशेष परिस्थितियाँ कौन सी होती है? जैसे कि मान लीजिए कोई जो मुद्दा है वो पब्लिक इंटरेस्ट का है या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है या फिर जो संवैधानिक जो प्रिंसिपल्स है उनको वो कहीं ना कहीं बाधित करता है, या फिर किसी के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो मुद्दा है। तो ये सब जो एम्पावरमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों मिली? तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को जो है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है।
संविधान का गार्जियन इनको इसको जो है वो कहा जाता है। तो इसके तहत ये प्रिविलेज जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इस पे कई सारे प्रश्न हैं, जैसे कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जुडिशियल एक्टिविज़्म और जुडिशियल ओवररीच, इनके ऊपर जो है डिफरेंस क्या है वो बताइए। और अप्लाइड क्वेश्चन तो काफ़ी सारे यूपीएससी के मेंस में भी बनते हैं कि क्या मतलब जुडिशरी जो है जुडिशियल एक्टिविज़्म के नाम पर जुडिशियल ओवररीच तो नहीं कर रही है कहीं। इसके ऊपर आपको फिर ये केस लॉज़ वगैरह समझा कर के चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर जो है फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपके एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्टिकल 142 का यूज़ यहाँ हुआ है, ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 2019 के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो ये आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। हो सकता है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा-सा वर्ड समझने में दिक्कत हो, लेकिन कोशिश करते हैं इसको समझने की। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधि यानी कि ऑर्डिनरी जो लॉज़ हैं, उसमें अंतर्विष्टि यानी कि उसके अंदर जो है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन जिसको आप कहेंगे, अथवा निबंधन अथवा उपबंध, ठीक है? अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? मतलब ये जो इसने पूरा टर्म बताया कि जो ऑर्डिनरी लॉज़ है उसमें जो भी प्रोहिबिशन या उपबंध करे हुए हैं, उसमें जो आर्टिकल 142 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो उसको जो है सुपरसीड जो है वो नहीं कर सकती। इसका मतलब एक जनरल मतलब ये है। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसके अगर आपको स्टेटमेंट भी नहीं समझ में आया तो आप इसके जो नीचे क्लॉज़ दिए हुए हैं, उसको देख कर के भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे पहला जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, ये तो नहीं है इसमें। दूसरा है भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि उच्चतम न्यायालय जो है, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, पहली बात आर्टिकल 142, तो अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद के द्वारा जो कोई विधि निर्मित होती है, उससे ये बाध्य नहीं होता है। तो ये इसका कुछ हद तक अर्थ निकाला जा सकता है। तो जो बी जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा। तो ये 2019 के प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए फ्रेंड्स, एनआरआई के वैवाहिक मामलों पर विधि आयोग की रिपोर्ट आई है। तो विधि आयोग जो है अभी विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि भाई अभी देखिए काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं कि जो भी एनआरआई या ओसीआई होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो कि है तो भारतीय नागरिक लेकिन यहाँ रहते नहीं हैं, विदेशों में नौकरियाँ करते हैं या जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं, उन लोगों ने जैसे भारत में जब वो विवाह कर लेते हैं, मतलब भारतीय महिलाओं से जब वो विवाह करते हैं, उसके बाद में विदेश जाने के बाद में उनको कई बार अबेंडन कर दिया जाता है, उनका परित्याग कर दिया जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उन मैरिजेस को रेगुलेट करने के लिए अब जो है अ ये जो रिपोर्ट आई है उसने ये अनुशंसा की है कि ये जो भी विवाह होते हैं ओसीआईज़ के, एनआरआईज़ के, इन सभी का जो है भारत में अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाना ज़रूरी है। यहाँ जो है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अब अपने तो क्या है कि भई एक विदेशों में शादी करना एक ट्रेंड भी होता है कि भई हमारे संबंध विदेश से आया है, उसके बाद बताते भी नहीं हैं, कोई तुड़वा ना दे, ऑल दैट थिंग्स, ठीक है? तो कई कई लोग ये एक थोड़ा जोक है। वैसे कई लोग ऐसा भी होता है जो जैसे मेरे ख़ानदान में ऐसे मैंने सुना है कि विदेशों में तो भूल के भी शादी नहीं करनी चाहिए, वहाँ तो सब फ्रॉड होता है। तो वही बात देखिए यहाँ पर है। तो ख़ैर ये सब मज़ाक की बातें हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों के बीच सभी विवाहों को भारत में अब अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा, ताकि जो महिला है या पुरुष है उनसे संबंधित जो भी विवाह से संबंधित डिवोर्स या जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनको सुलझाया जा सकेगा। तो इसके लिए पासपोर्ट अधिनियम में जो है संशोधन किए जाएंगे। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, छोटी सी एक आपको ध्यान में रखना है कि इनके ऊपर क्या रेगुलेशन आया है। फिर देखिए फोर्ब्स इंडिया ने जारी की है 30 अंडर 30 की एक सूची, जिसके के अंदर जो 30 वर्ष से कम आयु के असाधारण व्यक्तित्वों पर जो है वो जो उद्योगों से जुड़े हैं उन पर प्रकाश डाला जाता है। तो इसमें 19 श्रेणियों में 38 अचीवर्स को एक्सपर्ट जूरी के द्वारा चुना गया है और इसमें 9 महिलाएं शामिल हैं। तो इन महिलाओं के नाम अपन देख लेते हैं। तो महिलाएं कौन-कौन सी है? तो देखिए शिप्रा बिस्वा, ये सीपीओ और मार्केटिंग हेड है। नेत्रा, ये सह संस्थापक मैनेजिंग पार्टनर है। अनुष्का राठौर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। सीता लक्ष्मी नारायण निवेश कंपनी है। अदिति सहगल, पारुल चौधरी जो हैं ये पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होने वाली महिला एथलीट हैं। तो ये थोड़ा एथलीट हैं इसलिए ध्यान रखेंगे। ज्योति जो है वो एथलीट हैं जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होंगी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। रश्मिका मंदाना, आप इनको तो जानते ही हैं, अभिनेत्री है। और राधिका मदान, ये जो है दोनों हीरोइंस हैं। तो इन जो है इस पूरी सूची में 9 महिलाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो थोड़ा-सा अगर आप नाम ध्यान रखें।
फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अगेन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के अंदर इसके ऊपर जो है वो सवाल बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है इसको असंवैधानिक करार दिया है। मतलब इससे और अभी ये और कहा है कि भई जितनी भी डिटेल्स है, जितने भी अच्छा इलेक्टोरल बॉन्ड पहले ये बताते हैं होता क्या है? ये एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट आप समझ लीजिए इसको, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ये एनोनिमस होता है, मतलब कि इसमें अनाम किसी का भी नाम नहीं होता इसमें, और इससे जो है आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है चंदा दे सकते हैं, और उसमें आपको फिर इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है, और कोई कैप भी नहीं है इसके ऊपर। 1 करोड़ तक का जो है वो आप चंदा जो है वो दे सकते हैं, और बिना नाम के वो भी। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा नेक्सस है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट अगर किसी पार्टी को चंदा दे रहा है और उसकी कोई भी तरीके से वो रेगुलेशन नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर, तो वो कितने सारे काम अपने उस पार्टी के द्वारा करवाता होगा। तो कई सारे वर्ड आप समझते होंगे, सुनते होंगे, क्रोनी कैपिटलिज्म है, तो वो भी इसका एक तरीके से पार्ट समझ सकते हैं हम। किस तरीके से जो है इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो ये बीजेपी गवर्नमेंट 2017 के अंदर लेकर के आई थी, तो ये इसमें इसको एक फाइनेंस बिल के द्वारा लाया गया था। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी। फाइनेंस बिल के द्वारा इसको लेकर के आए, ठीक है? और इसको फाइनेंस बिल के द्वारा क्यों लेकर के आए? उसका मेन रीज़न ये था कि भई जो है राज्यसभा जो है उसको वित्त के संबंध में या जो मनी बिल होता है उसके संबंध में कम पावर्स हैं, और लोकसभा के अंदर जो है मैंडेट था बीजेपी के पास में या करंट जो गवर्नमेंट है उसके पास में, लेकिन राज्यसभा में नहीं था। तो इसीलिए इसको फाइनेंस बिल के द्वारा इसको लाया गया और इसको पारित करवाया गया। अच्छा, इसके अंदर जो है जो फाइनेंस बिल लाया गया था, या फाइनेंस एक्ट भी कह सकते हैं आप, तो इसको ये पारित हो गया था 2017 में। इसके तहत जो है काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। जैसे कि सबसे पहला तो आपका आरपीए एक्ट जो है 1958 का, जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहते हैं, या फिर जो इसको प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसके अंदर इसका बदलाव किया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसके अंदर इसकी जो धारा 29 ए हुआ करती थी, जिसमें ये कहा गया था कि 20,000 से अधिक जो चंदा अगर किसी भी पार्टी को मिलता है तो उसको डिक्लेयर करना होगा कि ये चंदा कहाँ से मिला है। ठीक है? और उसको जो है आरटीआई के द्वारा भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो उसमें चेंज कर दिया इस फाइनेंस बिल ने। उसके बाद में जो कंपनी एक्ट है, उस कंपनी एक्ट के अंदर भी जो है इसने बदलाव किया। कंपनी एक्ट में पहले कहा गया था कि भई एक निश्चित प्रतिशत तक ही जो है जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा दे सकते हैं। उसके बाद अगर देंगे तो उनको बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, या उन पे आरटीआई लगा करके अपन उसको देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन उसको भी जो है यहाँ पर कैंसल कर दिया गया। तो 2 एक्ट के अंदर परिवर्तन किया, और उसके अलावा जो है इन्होंने हाँ, हाँ, तो ये जो है ये परिवर्तन इसके द्वारा किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भई ये जो आप लेकर के आए हैं, फाइनेंस एक्ट जो लेकर के आए हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी जो टेस्ट है उसके ऊपर खरा नहीं उतर रहा। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्या है? तो ये हालाँकि आपके आरएस में नहीं पूछेंगे, लेकिन यूपीएससी के लिए एक जो है अच्छा टर्म है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जुडिशियल स्क्रूटिनी अगर हम करें इस चीज़ की, तो ये जो है बैलेंस बिटवीन स्टेट एक्शन और इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि राज्य के द्वारा आरोपित किया गया कोई भी ऐसा जो है नियम जो कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, तो उसको जो है नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पे खरा नहीं उतर रहा। आप एक तरफ तो आर्टिकल 19 देते हैं जिसके के अंदर आप जो है 19(1) आपने पढ़ा होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सूचना का अधिकार है हमको, तो आरटीआई को तो आपने कमज़ोर ही कर दिया। आप यहाँ पर जो है पूरे तरीके से परिवर्तित कर रहे हो, सारी पावर्स ले रहे हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे चंदा मिलेगा वो आप बता ही नहीं रहे हो। तो ये आपने आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन किया है, सबसे बड़ी बात, ठीक है? जो कि हो नहीं सकता। अच्छा, तो अब इसमें जो है प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट आप समझ गए, फाइनेंस एक्ट के बारे में जो है वो आप समझ गए। अब इसके अंदर और क्या-क्या कहा कि भई इससे जो है देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कई सारी बातें कही हैं कि यहाँ पर जो है एसबीआई के द्वारा, अच्छा ये और चीज़ थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो हर एक बैंक में नहीं मिलता है, सिर्फ़ एसबीआई की जो रिकॉग्नाइज़्ड ब्रांचेज़ है वहीं से आप इसको ले सकते हैं। और इसके अंदर भी आप देखिए यहाँ पर आपको इसके बारे में लिखा है, इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी, ठीक है। इसमें 1,000 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ तक हो सकते हैं ये बॉन्ड, और इसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है? तो ये आप वहाँ से खरीद करके और पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा दे सकते हैं। तो ये इसके बारे में था। अ, हाँ, और इसमें क्या है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के तहत रजिस्टर्ड है ऐसी पार्टीज़, उन्हें और जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले हैं, तो उनको जो है ये इस तरीके के से इस चंदे को वो प्राप्त कर सकते हैं।
मतलब उन पार्टीज़ का भी इन्होंने यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा है। लेकिन यहाँ देखिए कि इसमें कितने सारा मतलब झोल था इन सारी चीज़ों में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है अभी इस बार नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने ठहराया है। तो सेक्शन 29 सी ध्यान रखिएगा, आरपीए एक्ट किस प्रकार से उल्लंघन किया गया, कैसे उसको जो है पहले प्रावधान क्या था, अब क्या प्रावधान है, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में तो आपको पता ही है। तो ये मेंस के अनुसार इस पे कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूसीसी को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। तो अभी जो है उत्तराखंड, ये याद रखिएगा, उत्तराखंड की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने बिल पारित करके यूसीसी को अपने यहाँ पर लागू किया है। ठीक है, उसके लिए विधेयक पारित किया है और यूसीसी को लागू किया है। तो ये देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू किया है। अब आप कहेंगे पहला राज्य तो ये नहीं है, पहला राज्य तो गोवा है। लेकिन जो गोवा है उसके अंदर आपको पता है कि पहले जो है पुडुचेरी का जो है वहाँ, सॉरी पुडुचेरी नहीं, पुर्तगाली जो है उनका वहाँ पर जो है शासन हुआ करता था, या कॉलोनाइज्ड था वो। तो पोर्चुगीज़ लोग जो है वो वहाँ पर रहा करते थे। तो उन्होंने उसको लागू किया था। तो औपनिवेशिक काल का नियम है यूसीसी का। और अभी जो है स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ऐसा राज्य, पहला राज्य है देश का जिसने कि अपने यहाँ यूसीसी को लागू किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की एक जज थी, जज रंजना प्रकाश देसाई। तो उनकी कमिटी जो है वो गठित की गई थी और उस कमिटी ने ये अनुशंसा की थी कि उत्तराखंड के अंदर जो है इसको यूसीसी को लागू किया जाए। अच्छा, समान नागरिक संहिता, इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 44 के अंदर है, जो कि नीति निर्देशक तत्व है हमारे, उसके अंदर आपको इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब इसके अंदर देखिए अनुसूचित जो जनजाति है, एसटीज़ हैं, वो इसके अंदर नहीं आती, क्योंकि एसटी से रिलेटेड हमारे अलग संवैधानिक प्रावधान है। अब आर्टिकल कौन-सा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनसे संबंधित कौन-सा आर्टिकल संविधान में जो है वो दिया गया है, कौन-सा अनुच्छेद दिया गया है। अच्छा, अब ये जो विधेयक है इसकी क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें तो सबसे पहले जनरल बातें करते हैं, फिर इम्पोर्टेंट बातों पे आते हैं जिस पे ध्यान देना है। जनरल बातें ये हैं कि इसके अंदर विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स, उत्तराधिकार या सक्सेशन, सहवासी संबंध यानी कि लिव इन रिलेशंस, और विविध, इसमें इसको विभाजित किया है। यानी कि अब जो लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, लिव इन रिलेशंस को अगर मैं इसके और डीप में जाऊँ तो इसको बंद नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, या अवैध टाइप से ऐसा कुछ भी करार नहीं दिया गया है। उसके पीछे भी कई सारी जो कहते हैं ना आर्थिक जो चीज़ें हैं वो रिवॉल्व करती है, जैसे कि एमएनसी से रिलेटेड है, वो एक खैर डिफरेंट मुद्दा है। लेकिन बात ये है कि लिव-इन्स में जो रहते हैं उनको भी अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और उनके जो संतान उत्पत्ति होती है उसको भी जो है नाजायज़ नहीं करार दिया जाएगा। यानी कि ये जो शब्द है ना, यहाँ पे लिखा है देखिए, नाजायज़ जो शब्द है इसको ख़त्म किया गया है, क्योंकि अगर वो जो बच्चा होता है उसकी कोई गलती नहीं होती उसमें, तो उसके भी अधिकार होते हैं, उसको भी यहाँ पर स्वीकार किया गया है। तो उसको भी जो भी सक्सेशन होगा, प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसमें जो है वो अधिकार दिए जाएँगे। उसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको गोद लिया गया है, जो सरोगेसी से उत्पन्न हुए हैं या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जो जैविक संतानें हैं, उनको भी जो है यहाँ पर अधिकार यूसीसी के तहत दिए गए हैं। पति-पत्नी में अगर तलाक होता है, तो उसमें 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी माँ के पास में रहेगी। लिव इन में अगर कोई लोग रह रहे हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और 6 महीने तक अगर नहीं करवाते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। और बहुविवाह, जिसको पॉलीगैमी आप कहते हैं, यहाँ पर इस पे भी रोक लगाई गई है। और 2010 के बाद में हर दंपत्ति के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण जो है यानी रजिस्ट्रेशन करवाना भी यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले तो उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसने यूसीसी को जो है अपने यहाँ पर पारित किया है, इस बिल को लाया है। दूसरी बात ये है, यूसीसी के बारे में जो चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है आर्टिकल 44, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो यहाँ पर लिव इन से रिलेटेड जो बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ एक इसके प्रावधान है, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं। अब चलेंगे हम जो है नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है सुदर्शन सेतु को लेकर के। तो देखिए, ये जो सुदर्शन सेतु है इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। ये एक केबल पुल है और देश का सबसे लंबा जो है केबल आधारित सेतु ये जो है लॉन्च किया गया है। पहले इसका नाम जो है सिग्नेचर ब्रिज हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसका नाम बदल करके सुदर्शन सेतु किया गया है। तो ये क्या करेगा कि जो ओखा मेनलैंड है, ओखा मेनलैंड जो है, ओखा जो भूमि है उसको बेट द्वारिका जो एक आइलैंड है उससे जोड़ेगा। ये केबल पुल जो है इन 2 स्थानों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। उसके अलावा भी देखिए यहाँ पर जो है गुजरात से संबंधित कई सारी जो है क्या कहते हैं, चीज़ों को जो है प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, लेकिन हम जीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो जो काम की बात थी वो हमने वहाँ पर पढ़ ली है। अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है, यानी कि अब मेट्रो रेल जो है वहाँ पर भी, यानी गुरुग्राम के अंदर भी इसको संचालित किया जाएगा। और इसके अलावा
जो है ज्योतिसर कुरुक्षेत्र वह पवित्र स्थल है। अच्छा, कि ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का भी उद्घाटन किया है। ये अनुभव केंद्र है और ये एक तरीके से पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान प्रदान किया था और एम्स की स्थापना करी। खैर ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन बने, तो इसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे। फिर देखिए जम्मू कश्मीर में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो है उसको हरी झंडी दी गई है। पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो है वो वहाँ पर चलाई जाएगी और ये जो है बनिहाल खाड़ी, सुम्बड और संगलदान सेक्शन तक जो है 48 किलोमीटर्स तक की ये ट्रेन जो है वो यहाँ पर चलाई जाएगी। तो ये भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग जो है T50 वो भी इसी सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है उसको यहाँ पर हरी झंडी दी गई है। उसके अलावा चिनाब ब्रिज जो है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। चिनाब नदी के ऊपर जो है चिनाब ब्रिज बनाया गया है। आप थोड़े ज्योग्राफी में जाए तो चंद्रा और भागा 2 नदियों 2 स्ट्रीम्स के मिलने से जो है चिनाब नदी जो है वो बनाई जाती है। भारत को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत चिनाब नदी के ऊपर कोई भी पावर प्लांट है वो बनाने की अनुमति है। वाटर कंजम्पशन के लिए उसको उसमें अनुमति नहीं है। तो देखिए चिनाब ब्रिज जो है ये आईफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज है। तो ये है काम की बात है, आईफिल टावर से भी जो है ये ऊंचा ब्रिज है और इसके ऊपर जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का ये हिस्सा है। ठीक है, तो ये रेलवे लाइन जो है वो इस ब्रिज के ऊपर से जाएगी जिसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। तो ये इसमें कुछ बातें थी और हाँ, ये जो ब्रिज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें स्केल 5 का भी अगर भूकंप आता है तो उसको भी ये झेलने में सक्षम है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है पेपर लीक और नकल को रोकने वाला जो विधेयक है, पहली बार ऐसा विधेयक देखिए संसद में पारित किया गया है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नाम के बारे में। तो ये बिल जो है पारित किया गया है। इसमें अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसने कहा है कि भाई अगर कोई भी का मतलब है सारे एग्जाम्स में लागू है क्या, तो सभी एग्जाम्स में लागू नहीं है। कौन कौन से एग्जाम्स में लागू है तो ये मैंने यहाँ पर, अच्छा ये इसमें आया नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, आरआरबी जो ये रेलवे बोर्ड लेता है वो एग्ज़ाम्स हैं, आईबीपीएस है, उसके अलावा एनटीए जो एग्ज़ाम्स लेती हैं, एनटीए में जैसे जेई का होता है, नीट का होता है, नेट होता है, सीयूईटी होता है, ये एग्ज़ाम्स इसमें इंक्लूड है। हमारी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये चीज़ें जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो वहाँ धाप के चीटिंग कीजिए, उसमें कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस माना जाएगा। कॉग्निजेबल में जो है जैसे कि यहाँ पर देखिए कि परीक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता भी 1 करोड़ तक के मतलब के जो सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पर परीक्षा दी गई है, अगर वो भी इसके अंदर आता है तो उसको भी 1 करोड़ तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है क्या-क्या अपराध है कि किसी भी व्यक्ति को अगर इस प्रकार से चीटिंग करते हुए या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो 3 से 5 साल तक का कारावास और 10 लाख का जुर्माना है। और अगर वो संगठित अपराध में शामिल है तो 5 से 10 साल तक की जेल की सज़ा उसको यहाँ पर दी जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो अपराध होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे, यानी कि इसके अंदर संज्ञात्मक अपराध है। इसमें आपको मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं लेनी है और पुलिस जो है डायरेक्ट इस पे कार्रवाई कर सकती है। नॉन बेलेबल यानी कि बेल की अनुमति नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये है कि आप अगर किसी ने कोई अगर केस को विथड्रॉ कर ले तो इस केस ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये नॉन कंपाउंडेबल है जिसको कि जो है आप हिंदी में गैर शमन योग्य अपराध भी कहते हैं, यानी कि शिकायतकर्ता के द्वारा अगर मामला वापस नहीं लिया जा सकता, भले ही शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच में समझौता भी क्यों ना हो गया हो, लेकिन इसको क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ऐसा नहीं कि आपने 2 लोगों ने सुलझा लिया, ऐसा नहीं होता है कि अभी चीटिंग कर ली और पैसे दे के रफा-दफा किया, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या है, शिकायतकर्ता के द्वारा मामला जो है वो वापस नहीं लिया जा सकता, भले ही शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता ही क्यों ना हो गया हो। तो इसको कहते हैं कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है इसमें प्रयास यहाँ पर किया गया है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको देखिए यहाँ पर बता दी है। जो स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं, सिर्फ एस्पायरेंट्स ही आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है एससी/एसटी सूची संशोधन बिल संसद में पारित। अच्छा, ये जो बिल है इसके तहत हम संविधान के फिर से प्रावधान पढ़ेंगे। जैसे अनुसूची 5 है, अनुसूची 6 है। अनुसूची 5 में क्या लिखा है, उसके अंदर जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इसके अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर चिह्नित किया गया है। अगर शेड्यूल 6 की बात करें तो उसके अंदर भी असम, मेघालय और जो त्रिपुरा है वहाँ के कुछ जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनको चिह्नित किया गया है। और ये तक कहा जाता है ये मतलब संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है
किसी गवर्नर, किसी राज्य के जो राज्यपाल हैं, उनकी सिफ़ारिश से किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि एक एससी-एसटी सूची में जो संशोधन बिल है वो किस परिप्रेक्ष्य से लाया गया है। तो देखिए ये जो बिल है, एक तो उड़ीसा के लिए, एक आंध्र प्रदेश के लिए और एक जम्मू कश्मीर के लिए लाया गया है। तो आंध्र प्रदेश में तो 3 ऐसी जनजातियाँ हैं जो कि पीवीटीजी हैं। पीवीटीजी का मतलब होता है अ जो है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि ऐसे शेड्यूल ट्राइब जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जो आदिम जिसको हम करार दे सकते हैं, उनको जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा उड़ीसा के अंदर जो है आई थिंक 3 या 4 जो है 4 जनजातीय समूह है जिनको कि अनुसूचित जाति के अंदर शामिल किया जाएगा। और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखें तो गुज्जर और बकरवाल तो पहले से ही इसके अंदर इंक्लूडेड थे। अभी इसमें और भी जातियों को इंक्लूड किया गया है ताकि जो है इनको आरक्षण जो है जम्मू कश्मीर में दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कौन-कौन सी जनजातियाँ हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश के संबंध में अगर कहें, तो आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर देखिए जनजातियों के नाम हैं। तो ये है अ, बोडो, बोडो-पोरजा, खोंड-पोरजा, इनका समावेशन और पीवीटीजी कोंडा सारवस, ठीक है? ये जो प्रजातियाँ हैं, ये सॉरी जनजातियाँ हैं, ये इसमें शामिल की गई है। पीवीटीजी को लेकर के भी एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, आई थिंक 2017 या 18 में क्वेश्चन आया था, जिसमें उसने पूछा था कि भाई भारत में कितने पीवीटीजी है, कौन-सा इसके लिए जो है आर्टिकल काम करता है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन था। उसके अलावा देखिए जो उड़ीसा के अंदर लाया गया है, उड़ीसा के अंदर जो है यहाँ पर नाम है पौरी भुइयाँ, पौड़ी भुइयाँ और भुइयाँ, ठीक है? उसके अलावा बोंडो पोरजा और बोंडा पोरजा, नाम भी बड़े अजीब-अजीब से हैं। तो इनको जो है इसमें अनुसूचित जाति के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है और कुछ नाम हटाए भी गए हैं, जैसे तमाड़िया और तमूडिया, ठीक है? तो इसमें 2 नाम जो है इसमें हटाए भी गए हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर भी जैसे यहाँ पर देखिए पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण, इनको जो है शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर जो है इंक्लूड करने का बिल पारित किया गया है। और गुज्जर बकरवाल मैंने आपको बताया जो है ऑलरेडी वहाँ पर जो नोमैड्स जिसको कहते हैं घुमंतू जातियाँ हैं उनको इंक्लूड किया गया है। जम्मू कश्मीर में जो ये नई जनजातियाँ हैं इनको इंक्लूड करने का एकमात्र मकसद ये है कि आगे जाके इनको जो है वो आरक्षण दिया जा सके। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है राजा कृष्णमूर्ति जी को लेकर के। इनको शिकागो मैगज़ीन में 50 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ वहाँ पर शिकागो के अंदर जो है एक जो है कुछ चुनाव हुए थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, तो वहाँ जो है आई थिंक ये जीते थे। तो इलियास के डिस्ट्रिक्ट 8 से इन्होंने चुनाव लड़ा जिसमें ये विजयी रहे थे। तो इन्होंने वहाँ पर जो है थोड़ा-सा अपना पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड वहाँ पर जो है अच्छा स्थापित हुआ है। तो इसके मद्देनज़र उनको जो है शिकागो मैगज़ीन में 50 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, तमिलनाडु से जो है इनका संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लेकर के। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? तो आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होगी, तो उसके तहत जो है इस एबीसी को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जितनी भी डिग्रीज़ है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको रखा जाएगा। ये एक तरीके से उनकी आईडी होगी, एबीसी आईडी है हर बच्चे की और ये कंपल्सरी है, हर बच्चे को होना इसमें ज़रूरी है। अब तो देखिए कुछ भी जो है गलत नहीं की जा सकती क्योंकि सब चीज़ ऑनलाइन रहेगी। तो जब भी टीसी वगैरह लेते हैं, एडमिशन्स वगैरह होते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही सबमिट हो जाया करेंगे। तो ये इसका मेन पर्पस है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक जो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसके तहत जो है आपने वन नेशन वन राशन कार्ड पढ़ा है, उसी तरीके से एक राष्ट्र एक छात्र आईडी का उद्देश्य जो है उसके उद्देश्य से एपीएआर को लॉन्च किया गया और उसी के तहत जो है कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो है इसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भी नए परिवर्तन होते जाते हैं उनको आप एक ही जगह जो है वो ऐड ऑन कर लिया कीजिए। जैसे हमने पिछली बार जादुई पिटारा पढ़ा था कि भाई बच्चों को जो है पजल्स के माध्यम से या कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, तो वो जादुई पिटारा में हमने पढ़ा था। ये आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, इसको भी उसी में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो एक ही जगह आप सारी चीज़ें जो है वो इसमें लिख सकते हैं। फिर देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो कभी भी ओल्ड नहीं होते हैं, आपके लिए हमेशा वो हॉट टॉपिक ही रहेंगे। जैसे कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, आर्टिकल 142 है, इस पे बहस हमेशा रहेगी। कोई ना कोई नया मुद्दा आएगा और एग्ज़ाम में उससे जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप जब भी नोट्स बनाते हैं तो उसमें जो है एक जगह ऐसे मुद्दों को जो है वो लिखा जा सकता है।
और जो भी करंट के ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे पर्सन इन न्यूज़ के हैं, वो तो सब आप मैगज़ीन से पढ़िए, उसको तो आप भूल भी जाएँगे तो कोई विशेष मैटर नहीं करता। लेकिन जो शाश्वत मुद्दे हैं जिसको हम कहें, जो हमेशा रहेंगे, तो उनको लेकर के जैसे संवैधानिक कुछ मुद्दे हैं, तो वो हमेशा आप लिखा कीजिए ताकि वो एग्ज़ाम में आप नए ऐड ऑन जो है उसमें कर सकें। फिर देखिए हमने ये पढ़ा था फर्स्ट वाले वीडियो में, उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये किसने घोषित किया है? तो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत जो वहाँ की जो सरकार है उसके द्वारा ही नोटिफ़ाई किया जाता है। तो उड़ीसा के कोरापुट ज़िले के अंदर गुप्तेश्वर शिव मंदिर है और उसी के पास में गुप्तेश्वर वन है। उसको जो है वहाँ का विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। बस इतनी ही बात इसमें ध्यान रखने योग्य है और कुछ इसमें विशेष है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। अच्छा, आपको पता है कि जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है, तो इसको जो है यूएस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, जो हमारा बौद्धिक सूचकांक है या बौद्धिक संपदा है, इससे रिलेटेड आपने डब्ल्यूटीओ का, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का भारत सदस्य है, तो इसमें ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है आपने पढ़ा होगा। एक और संस्था है वीपो, इनके बारे में पढ़ लिया कीजिए अगर नहीं पता हो तो वीपो का भी भारत सदस्य है। और एक जो है हमारे यहाँ पर आईपीआर पॉलिसी आई थी 2000, कब आई थी? 2016 के अंदर, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी काम की बात क्या है कि हमारा जो बौद्धिक संपदा है उससे रिलेटेड जो ये इंडेक्स निकाला गया है, सूचकांक है, इसमें भारत जो है 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? 42वां है। तो नवाचार और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आईपी ढांचे की प्रभावशीलता का आकलन यहाँ पर किया जाता है। ये स्कोर है, ये है, वो है। बस आप रैंक ध्यान रखिएगा और निकालता कौन है इसको? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे अब शॉर्ट न्यूज़ है उसमें बापू टावर क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में राष्ट्रपिता को समर्पित एक बापू टावर बनाया गया है। और बापू की शिक्षाएं और जो उनका बिहार से जो जुड़ाव था, वो चंपारण जो सत्याग्रह है उससे रिलेटेड बातें यहाँ पर जो है वो लिखी गई हैं। और हाँ, अच्छा, इसमें जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जो फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो इसके अंदर लिखे गए यूज़ किए गए हैं। ये देश का पहला ऐसा भवन है जिसकी पूरी बाहरी परत पर तांबे का आवरण लगाया गया है। तो आप थोड़ा-सा गूगल करके इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। फिर देखिए एक बीमारी है जिसका नाम है कयासनूर फॉरेस्ट डिज़ीज़। कयासनूर क्या है? तो कयासनूर जो है ये कर्नाटका में एक वन है, फॉरेस्ट है, और वहाँ पर जो है ये बीमारी हालाँकि बहुत पुरानी है, 1975 के ज़माने की है। तो उस समय ये हुआ करती थी और अभी इसका वायरस जो है वो वापस देखने को मिला है। और इसका जो वायरस है उसका नाम ही है कयासनूर फॉरेस्ट वायरस, ठीक है? इस वायरस के कारण ये बीमारी होती है, इसमें हेडेक होता है और जो है जो है हेडेक की बीमारी इसमें होती है, फ़ीवर जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो है एक संक्रामक बीमारी है, इसकी पहचान 1950 के दशक में शिवमोगा कर्नाटक के क्यासनूर फॉरेस्ट एरिया में की गई थी, जहाँ एक बीमार बंदर में ये बीमारी देखी गई थी। ठीक है? और ये जो है वायरल रक्तस्रावी बीमारी है जो मनुष्य और अन्य प्राइमेट्स के लिए घातक हो सकती है। तो ये बीमारी के बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारे मेंस में वायरल डिज़ीज़ के बारे में भी हमको पढ़ना है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है एक कमिटी को लेकर के, जो कि है टी के विश्वनाथन कमिटी। जो ये टी के विश्वनाथन कमिटी है, इन्होंने अभी क्या अनुशंसा की है? तो ये जो कमिटी है उसने जो हमारा मध्यस्थता और जो जिसको हम कहते हैं मध्यस्थता, क्या कहते हैं इंग्लिश में है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ठीक है? तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1966 है। तो उसके संबंध में जो सुधार हैं, क्या सुधार उसमें होने चाहिए, उसके लेकर के एक रिपोर्ट अपनी दी है। अच्छा, एक चीज़ है कि मध्यस्थता और जो मध्यस्थता में जो सुधार हैं, आर्बिट्रेशन जो है, उसके अंदर सुधार क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन क्यों आया था? तो ये इसके तहत एक एक्ट भी बना हुआ है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। वो एक्ट कहता है कि भई सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनके अंदर बर्डन कम हो, इसके लिए जो 2 पार्टीज़ होती हैं, उनमें समझौता करा लिया जाए थर्ड पार्टी के द्वारा। ठीक है? तो ये बोझ कम करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया था और उसको कानूनी मान्यता थी कि अगर आप थर्ड पार्टी के द्वारा अपनी मध्यस्थता के द्वारा जो है किसी भी डिस्प्यूट का रिज़ॉल्यूशन करते हो तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी इसके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें थी उनमें परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसीलिए जो है इस कमिटी को जो है इसमें सुधार के लिए अनुशंसाओं के लिए आमंत्रित किया गया था। तो इसकी कुछ सिफ़ारिशें हैं, संशोधन की सिफ़ारिशें हैं ताकि मध्यस्थता संबंधी फैसलों को दरकिनार करने या बदलने की शक्ति जो है वो कोर्ट को प्रदान की जा सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि थर्ड पार्टी ने जो कह दिया या जो फैसला हो गया उसको फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो है उसको चैलेंज करने की पावर्स भी इसके अंदर जो है उसकी डिमांड की जा रही है।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा मंथली वन लाइनर है उसको देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की वर्चुअल तौर पर आधारशिला रखी है, उसका नाम क्या है? तो रंगपो नाम का रेलवे स्टेशन है। फिर है भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र किस निकाय के द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। और ये आरक्षण वाला ये काम का नहीं है। देश के किस राज्य में डॉक्टर राजशेखरन की टीम ने देश में पहली बार मेटल फ्री ऑल सेरेमिक टोटल घुटना रिप्लेसमेंट में सफलता प्राप्त की है? तो तमिलनाडु के अंदर जो है वो इस टीम ने सफलता प्राप्त की है। पीसी जॉर्ज के नेतृत्व वाली केरल की किस क्षेत्रीय पार्टी का भाजपा के अंदर जो है विलय हुआ है? तो केरल जनसम सेक्युलर पार्टी का। फिर अब पत्रकारिता मीडिया से संबंध किस संस्थान को हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये भारतीय जन संसार संस्थान है, जनसंचार संस्थान है, जिसको कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया है। तो आज का तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो डोंट कर्स मी फॉर दैट। अब चलेंगे नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। और अब ज़्यादा बातें नहीं, आप इसको पढ़िएगा, रिवाइज़ कीजिएगा और जो है थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।